सर बिहार बीमार क्यों है? बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर पे शायद ऐसे पिन पॉइंट करना बहुत मुश्किल है। किसी भी स्टेट आप देश या देश को आप देखेंगे तो उसके प्रेजेंट डे कंडीशन पे आप जाएंगे तो बहुत हिस्टोरिकल फैक्टर्स पे आपको जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। तो बिहार आज जो कुछ भी है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स है। राइट फ्रॉम आपको इंडिपेंडेंस के पहले जाना पड़ेगा, अंग्रेजों के समय जाना पड़ेगा, जिस समय देश में अलग अलग जगहों पे अंग्रेजों ने अलग अलग प्रकार के रेवेन्यू सिस्टम्स लगाए थे। रेवेन्यू सिस्टम्स हम लोग स्कूल के टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते थे। प्राइमरली 3 प्रकार के होते थे, रैयतवारी, महलवारी और परमानेंट सेटलमेंट। जो सबसे 2 प्रोमिनेंट इसमें थे, वो था जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में था, वो था रैयतवारी सिस्टम। और जो बंगाल प्रेसिडेंसी लार्जली, जो आज बिहार है, उड़ीसा है, झारखंड, ये पूरा रीजन, उसमें आप देखेंगे परमानेंट सेटलमेंट था। दोनों में एक सिंपल सा डिफरेंस ये था कि रैयतवारी सिस्टम में ब्रिटिशर्स बोलते थे कि आपको जो टैक्स देना होगा वो लिंक्ड होगा आपके प्रोडक्टिविटी से, है ना। परमानेंट सेटलमेंट में वो बोलते थे कुछ भी हो तुम्हारा आउटकम, टैक्स इतना देना ही पड़ेगा। तो जो वहाँ पे जमींदार होते थे इन दोनों रीजन में, अब परमानेंट सेटलमेंट, अब जमींदार को पता है कि मुझे इतना टैक्स देना ही है, तो कोई इंसेंटिव नहीं होता था प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का। रैयतवारी सिस्टम में इंसेंटिव्स होते थे बढ़ाने के। अब इसका बहुत नेचुरल फॉल आउट क्या होता था, इंसेंटिव्स हैं तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा लैंड में, विच हैपेंड इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इन्वेस्टमेंट्स नहीं होंगे अगर इंसेंटिव नहीं है, विच हैपेंड इन द बंगाल प्रेसिडेंसी। वो और फिर आगे बढ़ के ट्रांसलेट करता है अदर काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट में भी, तो हेल्थ में, एजुकेशन में, बेसिक गवर्नमेंट डिलीवरीज में। और ये मेरे ख्याल से इसने एक बहुत बड़ी खाई पैदा की इन टर्म्स ऑफ जो इन्वेस्टमेंट्स होने चाहिए थे साउथ इंडिया में, और आप ये बंगाल प्रेसिडेंसी में देखेंगे तो ये एक बहुत बड़ा लार्ज डिफरेंस था। इंडिपेंडेंस के पहले इसको आप मान सकते हैं, इंडिपेंडेंस के इमीडिएटली बाद आप देखेंगे और थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे तो देखेंगे कि एक यूनिफॉर्म इंडस्ट्रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जवाहरलाल नेहरू का था। उन्होंने कहा यूनिफॉर्म इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए अक्रॉस कंट्री, इरिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि वहाँ पे मिनरल्स हैं या नहीं। तो जो मिनरल रिच स्टेट्स थे, जैसे कि प्रेजेंट डे जो झारखंड है, उड़ीसा है, बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, उन्होंने कहा कि वहाँ से जो भी मिनरल्स जहाँ भी ले जाने होंगे तो उसके जो फ्रेट का कॉस्ट है वो हम सब्सिडाइज कर देंगे। तो कोयला या स्टील, आयरन ओर, वो झारखंड में भी उसी प्राइस पे मिलेगा, वो तमिलनाडु में भी उसी प्राइस पे मिलेगा, बॉम्बे में भी उसी प्राइस पे मिलेगा। तो एक बहुत नेचुरल फॉल आउट इसका ये हुआ कि इंडस्ट्रीज वहां लगने लगी जहां पे पोर्ट्स थे, राइट, विच इज जो आप प्रेजेंट डे चेन्नई देखते हैं, महाराष्ट्र के कोस्टल एरियाज देखेंगे, गुजरात देखेंगे, एंड सो ऑन, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ईजियर था एंड सो ऑन। अब इसके कारण शुरुआत में तो इंडस्ट्रीज लगनी स्टार्ट हुई, लेकिन क्या होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन में, कभी भी आप देखेंगे तो एक डोमिनो इफेक्ट होता है। अगर एक इंडस्ट्री लगी, फिर उसके एंसिलरी इंडस्ट्रीज लगेंगे, फिर उसके एंसिलरी इंडस्ट्रीज लगेंगे, तो धीरे धीरे वहाँ पे कैपेबिलिटीज बहुत डेवलप हो जाती हैं और नई इंडस्ट्रीज भी वहीं लगती हैं। तो ये फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी चली 92-93 तक। तब तक कहा गया कि द पर्पस हैज बीन सर्व्ड, बट in fact the purpose was defeated because उसके बाद चाह के भी ये जो रीजन्स ऑलरेडी इंडस्ट्रियलाइज हो गए थे, इनके पास इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटीज हो गई थी कि अब जो भी इंडस्ट्रीज लगनी थी यहीं लगनी थी। तो अगेन जो मिनरल रिच पार्ट ऑफ द कंट्री थे, जो छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, वो पिछड़ गए इस रेस में। और अभी भी आप देखेंगे कि इन रीजन्स में आपको इंडस्ट्रीज मिलेंगे भी तो बहुत बेसिक प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिलेंगे। आयरन ओर से स्टील के इंडस्ट्रीज मिलेंगे, स्टील रॉड्स की इंडस्ट्रीज मिलेंगे, वायर्स की इंडस्ट्रीज मिलेंगे, कार्स की इंडस्ट्रीज नहीं मिलेंगे आपको, वैल्यू एडेड इंडस्ट्रीज नहीं मिलेंगे आपको, हायर वैल्यू एडेड। तो उस मामले में ये पिछड़ गया। दैट वाज द सेकंड मेजर रीजन। थर्ड आई वुड से, और इस सेकंड में थोड़ा सा इसका एक्सटेंशन ये भी है, विच आई थिंक हम लोग जब ये देखते रहे कि ये रीजन्स पिछड़ रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन में, एसटीआई इंडिकेटर्स में, तो हमने कुछ किया नहीं। मेरे ख्याल से सेंट्रल असिस्टेंस जो होना चाहिए था, डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स जो होना चाहिए था इन रीजन्स पे, जब शुरुआत में ही अगर हम उसको थोड़ा सा टैकल करने की कोशिश करते उस खाई को, तो शायद वो वहां तक नहीं पहुंचता। जब ये खाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, आज हम स्पेशल स्टेटस की डिमांड करते हैं बिहार के लिए, बिहार के मुख्यमंत्री करते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि शायद वो खाई इतनी ज्यादा बड़ी हो गई है कि स्पेशल स्टेटस वुड नॉट बी सफिशिएंट टू पार्ट दैट इज सेकेंड। थर्ड, एंड जिसके बारे में हम लोग हमने बुक में चर्चा करी है, जो पूरी बुक की बेस है अपनी, विच इज़ द पीरियड ऑफ 1990 से 2005, राइट।
which I have mentioned that 1990 तक भी ऑलरेडी बिहार बहुत पिछड़ चुका था. एंड अगर आप नंबर्स के टर्म्स में लेंगे तो पर कैपिटा इनकम में बिहार वाज ऑलरेडी एट हाफ ऑफ द कंट्रीज पर कैपिटा इनकम इन 1990. तो ऑलरेडी बहुत पिछड़ चुका था. लेकिन 90 से 2005 तक जो मिसगवर्नेंस हुई और इसे एक पॉलिसी ऑफ स्टेट इनकैपेसिटी, देयर आर सम पेपर्स व्हिच राइट दिस, जो एक तरह से द गवर्नमेंट वाज नॉन एग्जिस्टेंट, वो 15 साल के पीरियड में बिहार इतना पीछे गया कि वो जो हाफ पे था पर कैपिटा इनकम कंट्री के, वो 2005 तक 1/3 पे आ गया. एंड आई थिंक दैट वाज द लास्ट लेन इन द कॉफिन, जो आप बोल सकते हैं कि एक तरह से आपने जो सवाल पूछा कि बिहार बीमार क्यों है, तो दैट वुड बी द लास्ट नेल. तो ब्रिटिश, नेहरू और लालू, ये 3 फैक्टर्स हम टू समराइज कह सकते हैं. ये जो लालू और जंगल राज की बात होती है, दोनों एकदम ये कह सकते हैं कि पर्यायवाची बन चुके हैं. तो इसमें ये नॉर्मली हम समझते हैं, ये हमारी समझ है, पर क्या ये सच नहीं है कि जो जंगल राज है, जो माफियाओं का राज है, वो पहले ही, लालू के आने से पहले ही वो स्थापित हो चुका था कांग्रेस राज के दौरान? बिल्कुल. इनफैक्ट एंड आई हैव मेंशन्ड दिस इन द बुक आल्सो, कि ऐसा कुछ नहीं था कि माफिया या क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स या बाहुबली कोई 90 के दशक का ही फिनोमिना है. बिल्कुल नहीं. वो आप आज़ादी के बाद से ही देखेंगे. इनफैक्ट बूथ लूट की घटनाएं आप देखेंगे 60 और 70 के दशक से ही बहुत प्रेवलेंट हो गई थी. बाहुबली उस समय से ही थे. बहुत बड़े बड़े बाहुबलियों का नाम है, कामदेव सिंह आप सुनेंगे, उन पर किताब भी आई है इनफैक्ट एक, संतोष सिंह जी की. वो 60 और 70 के दशक में ही बाहुबली थे, राइट. तो वो कल्चर बहुत पहले से था. डिफरेंस जो लेकिन मैं महसूस करता हूँ वो 90s के दशक में, वो ये कि एक तरह से इन बाहुबलीज का, माफियाओं का एक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो गया, वेरिन वो इम्यून हो गए. लाइक जैसे नॉर्मली क्या होता है कि कोई बाहुबली है, कोई इस तरह का माफिया है, तो पुलिस के दूसरी साइड पे होगा, स्टेट के दूसरी साइड पे होगा, एक टसल हमेशा चलेगा उनमें, जीते हारे कोई भी, वो दैट इज अ डिफरेंट मैटर. लेकिन 90s में मेरे ख्याल से वो एक तरफ आ गया. सो स्टेट एंड द पुलिस वाज ऑन द सेम साइड एज द माफियाज और द बाहुबलीज. तो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन इज अ मेजर डिफरेंस. कुछ बाहुबलियों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि वो आपके जो पूरा चैप्टर है बुक में वो बहुत ही फैसिनेटिंग है. तो आप थोड़ा ये बताइए कि चलो सूर्यदेव सिंह वो उनसे पहले ही थे, 90s से पहले ही, और आप मेंशन की बात करते हैं जो उनका घर था वहाँ पे, तो उनके बारे में बताइए थोड़ा, क्या कहानी है उनकी? धनबाद का जो एरिया है, धनबाद बिकॉज कोल कैपिटल है इंडिया का, और कोयला जस्ट उसी समय 70s में नेशनलाइजेशन हुआ कोल माइंस का. कोयला एक बहुत बड़ा उसे डायमंड की तरह देखा जाने लगा, और खासकर उस रीजन के लिए बिकॉज कुछ था नहीं वहाँ, सिर्फ मिनरल्स थे, रॉ मिनरल्स, राइट. तो कोयले पे प्रभुत्व के लिए बहुत वॉर्स हुए कि कोयला कौन कंट्रोल करेगा या कोल माइंस कौन कंट्रोल करेगा. उसके पहले तक, नेशनलाइजेशन के पहले तक, ये कोल माइंस इंडिविजुअल बड़े बड़े लोगों के पास होते थे. कोल माइंस के तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गए, लेकिन उसके बाद जो पूरा प्रोसेस चेन था उसको आप कैसे रोक सकते हैं? कोयला निकलने के बाद वो कोयला कौन उठाएगा, कौन बेचेगा, कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, उसके जितने भी एंसिलरी जितनी भी चीज़ें वहाँ पे, चाहे उसके लिए गाड़ियाँ जो भी लगेंगी, चाहे वहाँ पे जो लोग आएंगे उनके रहने का, लेबर लगेगा, हर चीज़ में देयर वाज अ टसल, राइट. और उसमें एक जो सबसे बड़ा नाम आता है वो नाम आता है सूर्यदेव सिंह का, जिसको बहुत फेमसली और इनफेमसली धनबाद में सिंह मैंसन बोलते हैं. अब तो शायद थोड़ा कम, लेकिन उस समय कहा जाता था कि धनबाद को वो लोग कंट्रोल करते हैं बिकॉज कोयले पे उनका पूरा का पूरा कंट्रोल है. और उस कोयले पे कंट्रोल में इनफैक्ट आप 80s के दशक में अगर आप देखेंगे, 80s के दशक में जो चीफ मिनिस्टर्स हुए कांग्रेस के, उसमें बिंदेश्वरी दुबे हुए चीफ मिनिस्टर, जो खुद एक जो कोयला इंडस्ट्री है उसके ट्रेड यूनियन लीडर थे, राइट. और उनकी कुर्सी सिर्फ इसलिए गई क्योंकि वो इनके टसल के बीच में आ गए, राइट. और इन कोल माफियाज को टैकल करने की कोशिश की उन्होंने धनबाद में, और वो उनकी कुर्सी का फॉल आउट का सबसे बड़ा रीजन बना. तो मेरे ख्याल से धनबाद उस समय एक एपी सेंटर था. अदरवाइज आप देखेंगे जो साउथ बिहार, जो प्रेजेंट डे झारखंड है, वाज रिलेटिवली थोड़ा पीस था वहां पे, जो अभी के करंट बिहार से आप देखेंगे तो. बट धनबाद डिफरेंट, एकदम अलग.
तो वो क्या जो गैंग्स ऑफ वासेपुर बनी है वो सूर्यदेव सिंह पे बनी है क्या? रामाधीर सिंह का जो करेक्टर है, मतलब पूरा तो नहीं होता है बट रफली यू कैन सी वो ऐसा कुछ है नहीं, मतलब ठीक है, लूजली आप कनेक्ट कर सकते हैं कि अच्छा। ये व्यक्ति ये है और ये व्यक्ति ये है। वासेपुर एक ओरिजिनल जगह है धनबाद में, और वैसा जगह है जहाँ पे थोड़े क्राइम्स ज़्यादा हैं इनफैक्ट, ऑनेस्टली लूजली कनेक्टेड आप बोल सकते हैं, बहुत स्ट्रांगली नहीं। और कौन से माफिया थे? क्योंकि एक पूरा चैप्टर है जो पूरे जी बिहार में अलग अलग जो रीजन है उनका एक अलग अलग गैंग्स वॉर चलती रहती थी, बिल्कुल टसल चलती रहती थी। आपने कोसी सीमांचल की बात की जी। है, तो मैं चाहूंगा कि आप ये थोड़ा बताएं डायनामिक्स क्या है, क्योंकि बाहर के लोगों को एकदम से जब आप चैप्टर पढ़ते हैं तब आपको हिट होता है कि यार इतना इतना सब कुछ है। तो थोड़ा सा उसको खोल के बताइए। जी, बिहार में जैसे अलग अलग रीजन्स है, जो कोसी सीमांचल की आपने बात करी, नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, उसको कोसी सीमांचल रीजन बोलते हैं। कोसी सबसे वन ऑफ द मेजर रिवर्स है गंगा के बाद बिहार की, नेपाल से जो निकल कर आती है। हर साल उसमें बाढ़ आती है, अभी भी इनफैक्ट बाढ़ के सिचुएशंस वहाँ बने हुए हैं। और सीमांचल अपना जो बंगाल से लगा हुआ बॉर्डर है, जिसके बाद बांग्लादेश आता है। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट का पूरा एरिया है, इसको कोसी सीमांचल बोलते हैं। कोसी सीमांचल में बहुत चर्चित जो एक राइवलरी रही है, वो दो लोगों के बीच रही है, आनंद मोहन और पप्पू यादव। आज भी दोनों पॉलिटिकली रेलेवेंट हैं, अगर आप देखेंगे तो। इन दोनों की राइवलरी इससे स्टार्ट हुई कि पप्पू यादव के एक अंकल थे, चाचा थे, वो एक वहाँ पे बहुत बड़े बाहुबली बोल सकते हैं, रंगदार बोल सकते हैं वो थे। उनकी हत्या हो जाती है, पप्पू यादव फिर उनका स्थान ले लेते हैं। हत्या किसने करवाई थी? इस पे थोड़ा सा क्लैरिटी मुझे नहीं लगता, मतलब डाउट है शायद। कोई भी इंटर गैंग वॉर्स में उनकी एग्जैक्टली किसने कराई ये तो नहीं याद। इंटर गैंग वॉर्स में उनकी हत्या हो जाती है। अर्जुन सिंह, शायद मुझे जहाँ तक याद है नाम, अर्जुन सिंह नाम था उनका। उनकी हत्या हो जाती है और फिर पप्पू यादव उनका स्थान ले लेते हैं। और मधेपुरा बेल्ट में पप्पू यादव धीरे धीरे अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं। 1990 में वो सबसे पहले निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। सिंहेश्वर स्थान कॉन्स्टिट्यूएंसी है, निर्दलीय चुनाव लड़के जीत जाते हैं और नज़र में आते हैं फिर सबकी कि ये कोई व्यक्ति है जो निर्दलीय चुनाव जीत गया। और सबसे बड़ी आयरनी है, अभी पिछला चुनाव जो उन्होंने जीता पूर्णिया से, वो निर्दलीय जीता, तो लालू की नज़र में आते हैं। 1990 की जो सरकार बनती है लालू की, वो उनके पास बहुमत नहीं थी, तो निर्दलियों की इनको ज़रूरत थी समर्थन की। उस चुनाव में 30 निर्दलीय जीत के आए थे, विच इज़ मैसिव। और उन 30 निर्दलियों का समर्थन हासिल करने में जो सबसे बड़ा रोल किसी ने अदा किया, तो पप्पू यादव थे। तो लालू का फिर इनको कॉन्फिडेंस मिल जाता है। 1990 में ही मंडल कमीशन आता है और ओबीसी रिजर्वेशंस आते हैं, और इस पे बहुत बवाल होता है पूरे देश में। बहुत इस पे हिंसा होती है, विरोध प्रदर्शन होता है, और पप्पू यादव इसके बहुत स्टॉन्च समर्थक बन के उस एरिया में उभरते हैं। इनके विपरीत आनंद मोहन उसी एरिया से आते हैं। आनंद मोहन बड़ी इंटरेस्टिंग उनकी फैमिली का इतिहास है। आनंद मोहन एक फ्रीडम फाइटर की फैमिली से आते हैं। वो जेपी आंदोलन से सबसे पहले राजनीति में आए, लेकिन फिर उनका जो धीरे धीरे मेरे ख्याल से तरीका बदला, वो अहिंसा से हिंसा की तरफ मूव होते गए, और एक बहुत बड़ा उनका मेरे ख्याल से प्रभुत्व स्थापित हुआ उस रीजन में। और 1990 में ही आनंद मोहन ने भी अपना पहला चुनाव जीता, और पहला चुनाव जीता, मंडल कमीशन उसी साल आया, और वो मंडल कमीशन के रिकमेंडेशंस के अगेंस्ट थे, आरक्षण के अगेंस्ट थे। तो उस पूरे एरिया में एक तरह से पप्पू यादव और आनंद मोहन, पुरानी राइवलरी भी थी, लेकिन मंडल कमीशन से और हाईलाइट होके एक तरह से वो बहुत बड़ा टसल बना। वो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल से आप कास्ट बेसिस पे चली गई वो राइवलरी, कास्ट बेसिस पे चली गई। आनंद मोहन राजपूतों के नेता थे, पप्पू यादव यादवों के नेता थे, तो इस तरह से वो कास्ट टर्म्स में चली गई और बहुत भयंकर ये राइवलरी चलती रही। ये राइवलरी अब तो पता नहीं, अब नहीं बोल सकते हैं क्योंकि राजनीति में बहुत कुछ बदल जाता है 30-35 वर्षों में, बट ये राइवलरी बहुत इंटर गैंग वॉर्स हुए उसमें, कितने लोगों की हत्याएं हुई उसमें। इनफैक्ट आप एक सबसे जो फेमस इंसिडेंट है और जिसके लिए आनंद मोहन आज भी चर्चित है, या वो है 1994 का एक जो मर्डर है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जी कृष्णैया का, राइट। और मेरे ख्याल से उनके पतन का फिर वो कारण बनता है। नहीं तो आनंद मोहन उस समय तक एक बहुत बड़े नेता बन के उभर चुके थे राजपूतों के और अगड़ों के बिहार में, क्योंकि अगड़े एक अपना नेता ढूंढ रहे थे लालू के अगेंस्ट। उन्होंने अपनी पार्टी बना ली थी, बिहार पीपल पार्टी, एंड पार्टी चुनाव लड़ती है। उन्होंने एक निर्दलीय के रूप में या बिहार पीपल्स पार्टी के सिंबल पे लोकसभा चुनाव जीतते हैं।
तो बहुत स्ट्रांग हो गए थे। लेकिन 94 में जो एक इंसिडेंट हुई, विच इज़ उस समय गोपालगंज के डीएम थे जी कृष्णैया, और जो मुजफ्फरपुर का एरिया है उसमें एक बहुत ही 3 भाई थे, बहुत बाहुबली आप बोल सकते हैं, छोटन शुक्ला, भुटकन शुक्ला और मुन्ना शुक्ला, ना, शुक्ला ब्रदर्स। छोटन शुक्ला बड़े थे, और छोटन शुक्ला ने बहुत मदद की थी आनंद मोहन की वाइफ, आनंद मोहन की वाइफ नहीं, एक इनफैक्ट एक चुनाव हुए थे जस्ट उसके पहले, जिसमें एक राजपूत नेता खड़े हुए थे और उन्होंने चुनाव जीता था, इसमें बहुत मदद की थी छोटन। ये उस समय जब राजपूत और भूमिहारों के बीच में कॉम्बिनेशन alliance एक बन बना। गया था, करेक्ट। तो वो भूमिहार लीडर थे जिनकी मदद की थी। नहीं, वो राजपूत लीडर थे, छोटन शुक्ला खुद भूमिहार है। अच्छा, उन्होंने मदद की थी। करेक्ट। तो उसके बाद छोटन शुक्ला खुद एक कैंडिडेट के तौर पर उभरने लगे थे, और 95 चुनाव में तय था कि वो, उनकी एक सीट थी केसरिया कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहां से वो चुनाव लड़ेंगे। इसी बीच क्या होता है, एक दिन वो अपने चुनाव प्रचार या जो भी संपर्क से वापस आ रहे थे, एक संजय सिनेमा है वहां पे उनकी गाड़ी रोकी जाती है और अंधाधुंध फायरिंग की जाती है, उनकी मौत हो जाती है, हत्या हो जाती है। इस हत्या से पूरे रीजन में बहुत बवाल मचता है और पूरी एकदम सनसनी फैल जाती है कि छोटन शुक्ला मारा गया। दूसरे दिन उनकी एक प्रोसेशन निकलती है अर्थी के साथ, और उस प्रोसेशन में सब लोग होते हैं, उनके भाई जो भुटकन शुक्ला, मुन्ना शुक्ला, आनंद मोहन, उनकी वाइफ लवली आनंद, सब लोग होते हैं। वो प्रोसेशन जा रही होती है, और उसी समय संयोग से जो जी कृष्णैया डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे गोपालगंज के, वो एक बैठक से, अपनी मीटिंग से हाजीपुर से गोपालगंज जा रहे थे, मुजफ्फरपुर के रास्ते होते हुए। तो मुजफ्फरपुर में जब उनकी गाड़ी क्रॉस हो रही थी और उनकी गाड़ी पे वो लाल बत्ती लगी हुई थी, तो जस्ट जिस तरफ से प्रोसेशन जा रही थी वहीं से गाड़ी क्रॉस हो रही थी, तो लोगों को लगा कि मुजफ्फरपुर की डीएम की गाड़ी है। और एक बहुत बड़ा जो मैसेज फैला था लोगों में, ये था कि छोटन शुक्ला की हत्या में जो सबसे प्रमुख व्यक्ति है वो ब्रिज बिहारी प्रसाद है, जो लालू की कैबिनेट में मिनिस्टर थे। और उसमें उन लोगों का एक तरह से नैरेटिव बन गया था कि डीएमएसपी का भी इसमें मिला हुआ है हाथ, छोटन शुक्ला की हत्या में उनका भी मतलब सहयोग रहा है। तो एक बहुत एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ गुस्सा था। तो जैसे ही वो कारकेड उधर से गुजरी तो लोगों ने उस पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिए, और पत्थर बरसाना जैसे शुरू किए तो जी कृष्णैया बाहर निकले। उन्होंने सोचा समझाते हैं कि मैं नहीं हूँ यहाँ का डीएम, तो वो बाहर निकले। उन्होंने कहा मैं डीएम नहीं हूँ मुजफ्फरपुर का, मैं तो गोपालगंज का हूँ, मैं बस जा रहा हूँ। लेकिन भीड़ में सुनता कौन है, और उनको वहीं पे लोगों ने पीटना शुरू किया, पीट कर अधमरा कर दिया। और वहीं पे कहा जाता है, इनफैक्ट जो आनंद मोहन का जब कन्विक्ट हुए तो उसमें हाई कोर्ट में जो एफिडेविट दाखिल थे उसमें कहा जाता है कि उसी पॉइंट पे आनंद मोहन ने भुटकन को कहा कि भुटकन देख क्या रहे हो, ले लो बदला, राइट। एंड भुटकन शुक्ला शॉट हिम थ्राइस फ्रॉम पॉइंट ब्लैंक रेंज, और फिर आनंद मोहन को सजा होती है। आनंद मोहन 14 वर्ष अपना आजीवन कारावास काटते हैं, अभी बाहर आते हैं वो। तो एक प्रकार से ये एक बहुत बड़ी राइवलरी थी कोसी सीमांचल रीजन की। ये पप्पू यादव की क्या कहानी है, क्योंकि अभी वो लाइमलाइट में भी आ गए हैं अभी। पप्पू यादव 1990 में पहली बार चुनाव जीतते हैं निर्दलीय, फिर लालू के साथ आ जाते हैं, एक बहुत बड़े यादव नेता के रूप में उभरते हैं कोसी बेल्ट में। उनका पतन भी शुरू होता है इसी प्रकार के एक मर्डर से, अजीत सरकार के मर्डर से। तो बहुत दोनों में आप पैरेलल्स भी बहुत देखेंगे आनंद मोहन और पप्पू यादव में। इन्होंने 1994 में जो जी कृष्णैया की हत्या हुई, उसके बाद इनका पतन शुरू हुआ। 1997-98 में अजीत सरकार की हत्या होती है, और उसके प्रमुख कन्विक्ट माने जाते हैं पप्पू यादव, और उससे उनका पतन शुरू होता है। पप्पू यादव फिर जेल गए। उनकी जो पत्नी थी फिर वो उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में बनी रहती है, चुनाव भी जीतती है। कई वर्षों के जेल के रहने के बाद पप्पू यादव जब बाहर आते हैं, और वो फिर से, इस बार की घटना बता रहा हूँ, पूर्णिया से टिकट मांगते हैं, क्योंकि पूर्णिया को उन्होंने कहा कि ये तो मेरी सीट है, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, और कांग्रेस ज्वाइन करते हैं। कांग्रेस उन्हें टिकट नहीं देती है, और इसका एक बहुत प्राइम रीजन है, बहुत ओपन रीजन नहीं है, लेकिन बैकडोर एक जो कॉन्वर्सेशन हुआ आरजेडी और कांग्रेस में, वो ये कि बिहार में तेजस्वी के अगेंस्ट लालू का बहुत क्लियर ये है कि कोई दूसरा युवा नेता या यादव नेता नहीं चाहिए मुझे, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थ्रेटन नहीं होनी चाहिए। तो युवा नेता नहीं चाहिए, इसीलिए कन्हैया को कांग्रेस ने बिहार से टिकट नहीं दिया। कहा तुम दिल्ली आके लड़ लो, लेकिन बिहार नहीं दे पाएंगे। पप्पू यादव, जिन्होंने कांग्रेस इसी अपेक्षा से ज्वाइन किया था, और शायद कॉन्वर्सेशन भी हुई होगी कि पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे, टिकट नहीं दिया गया, और टिकट दिया जाता है बीमा भारती को, है ना, आरजेडी की तरफ से। और अब देखिए संयोग ही देखिए, पप्पू यादव फिर निर्दलीय अपना पर्चा भरते हैं और बताते हैं कि मेरे साथ विश्वासघात हुआ है, जिस लालू की मैंने जिंदगी भर उनके साथ चला और उनकी मदद की, वो मेरे खिलाफ एक किसी को और को उतार देते हैं।
इनफैक्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग एक रैली में तेजस्वी यादव बोलते हैं कि अगर आप लोग को वोट ही दे देना है तो भाजपा को वोट दे दीजिएगा, लेकिन पप्पू यादव को मत दीजिएगा। तो सोचिए कि वो मतलब किस लेवल का शायद इनसिक्योरिटी होगा, या ये होगा कि भाई ये नहीं जीतना चाहिए, भाजपा भी जीत जाए तो चलेगा। तो लेकिन पब्लिक भी सब कुछ समझती है। तो उसके रिजल्ट्स भी बड़े इंटरेस्टिंग है। उसके रिजल्ट्स इतने इंटरेस्टिंग है कि आरजेडी के जो सबसे प्राइम कैंडिडेट बीमा भारती, उनको कुछ मुझे लगता है 30,000 के आसपास वोट आए बस। क्योंकि जो पूरा कैडर था आरजेडी का और खासकर यादव्स, उन्होंने भर भर के पप्पू यादव को वोट दिया। वहां एक निर्दलीय के रूप में चुनाव जीत गया, और इसीलिए वो जो आपने देखा जो एरोगेंस वहां पे संसद में कि 4 बार निर्दलीय जीत के आया हूं, तो शायद उसी एरोगेंस उसी से निकल के आ रहा है। अच्छा, ये बताइए कि जो पूरी गैंग वॉर्स हो रही थी, उसमें सबसे फैसिनेटिंग कैरेक्टर आपके हिसाब से कौन है? बहुत सारे गैंग वॉर्स हुए हैं। मतलब इस टाइप का कैरेक्टर जिस पे मतलब मूवी बन सकती। अब अभी सबसे करंट में देखेंगे आप, अनंत सिंह को ले लीजिए। मेरे ख्याल से अभी किसी पॉलिटिशियन पे इतने मीम्स नहीं बनते होंगे पूरे देश में जितने अनंत सिंह पे सारे बनते हैं। उनके इंटरव्यू लेने जाते हैं, जितने चैनल्स उनके इंटरव्यू लेने पहुंच जाते हैं। छोटे सरकार क्या कहानी है उनकी? बड़ी इंटरेस्टिंग है मोकामा की कहानी भी। तो मोकामा एक भूमिहार डोमिनेटेड बेल्ट है। वहां पे एक एमएलए हुआ करते थे, मंत्री भी हुआ करते थे उस समय कांग्रेस की सरकार में, श्याम सुंदर सिंह धीरज, राइट। और उनके हेंचमैन थे, एज इन बूथ लूटने वाले मान लीजिए, उनके जो भी बाहुबली मान लीजिए, एक दिलीप सिंह। तो दिलीप सिंह अनंत सिंह के बड़े भाई थे, है ना। तो दिलीप सिंह सबसे पहले श्याम सुंदर धीरज के साथ रहते थे और उनका काम हम देखते थे। फिर धीरे धीरे उनका खुद का बाहुबल बढ़ने लगा, तो उन्होंने कहा कि यार अब इनका बूथ हम ही लूटते हैं, तो खुद ही चुनाव लड़ जाते हैं। तो 90 के चुनाव में शायद, जहां तक मुझे ध्यान है, उन्होंने फिर श्याम सुंदर सिंह धीरज को चैलेंज किया, उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हराया मोकामा से, और फिर 90 या 95 में और वहां के एमएलए बन जाते हैं। दिलीप सिंह के एक हेंचमैन थे सूरज भान सिंह, जो अभी एलजीपी में है। तो सूरज भान सिंह भी फिर दिलीप सिंह के लिए काम करते, तो फिर उनको भी लगा कि हम भी इनका बूथ लूटते हैं तो खुद ही चुनाव लड़ सकते हैं। तो फिर वो दिलीप सिंह के अगेंस्ट खड़े होते हैं और फिर सूरज भान सिंह जीत जाते हैं 2000 में। तब तक फिर दिलीप सिंह फिर एमएलसी बनते हैं, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो फिर वो उनकी मृत्यु भी हो जाती है। 4 भाई थे वो लोग, 1-2 भाइयों की हत्या भी हो जाती है। और अनंत सिंह फिर बन के उभरते हैं एक तरह से उत्तराधिकारी के तौर पर। उनकी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, कहा जाता है कि जिस भाई की हत्या जिन्होंने करी थी, अनंत सिंह नदी पार करके, नदी तैर के जाते हैं, उनकी हत्या करके आते हैं। एकदम ये किवंदती चलती है वहां पे। और अनंत सिंह फिर 2005 में सूरज भान सिंह को चैलेंज करते हैं, उसी मोकामा कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीतते हैं, और उसके बाद से उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कभी नहीं आज तक हारते। खुद जेल में रहते हैं तब भी जीतते हैं, खुद नहीं लड़ने वाले होते हैं तो पत्नी जीतती है, लेकिन वह व्यक्ति उसके बाद से अभी तक वहां पे चुनाव नहीं हारा है। और एक तरह से आप देखेंगे तो पुराने बाहुबलियों में सब तक अब शायद ही कोई वैसा बहुत क्लियर कट एकदम बाहुबली बच रहा होगा शायद, एक उनको छोड़ के। और एक तरह से कि बाहुबल देखिए कि नीतीश कुमार भी साथ में स्टेज पे बिठाते हैं, फिर आरजेडी भी साथ में लाती है और टिकट देती है। तो जब जिधर रहते हैं उधर के लोग उनको कोऑप्ट कर लेते हैं। बहुत सारे हत्याओं का इल्जाम लगता है, बहुत क्रिमिनल चार्जेस लगते हैं, जेल भी जाते हैं, फिर भी रेलेवेंट है उस रीजन में। और एक बहुत इंटरेस्टिंग इसका रीजन ये है, इनफैक्ट एक बहुत अच्छी किताब है मिलन वैष्णव की, वो क्रिमिनलिटी इन पॉलिटिक्स पे उन्होंने लिखी है वो किताब, उसका टाइटल मुझे नहीं याद है। व्हेन क्राइम पेस, एग्जैक्टली, हाँ। तो उसमें वो इंटरव्यू करते हो वहाँ मोकामा में, पूछते हैं लोगों से, यार अनंत सिंह के ऊपर इतने बड़े क्रिमिनल है तो इनको क्यों जिताते हो तुम लोग, राइट, सबको तो पता है। तो उसमें एक व्यक्ति का आंसर है कि हम इन्हें जिताते हैं क्योंकि हमें पता है कि बहुत बड़े क्रिमिनल है और हमारी रक्षा कर सकते हैं। तो ही राइट्स दैट ही डज नॉट विन इन स्पाइट ऑफ हिज क्रिमिनलिटी, ही विंस बिकॉज ऑफ हिज क्रिमिनलिटी, राइट। तो जो बाहुबल है वही जीत का कारण है। तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है उस एरिया की, जो मोकामा रीजन है उसका। सूरज भान सिंह भी आज भी बहुत रेलेवेंट है, एलजीपी में है, बहुत रेलेवेंट है, सांसद बने। अच्छा, ये बताइए कि जैसे ये सारे जो सबसे ज़्यादा क्रिमिनलाइजेशन हुआ पॉलिटिक्स का वो 90s में, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि स्टेट और क्रिमिनल्स वो एक साथ आ गए। लेकिन जो सबसे ज़्यादा वायलेंस हुआ वो 94 से 2000 जो आपने लिखा है
और उसका सबसे बड़ा कारण था कि रणवीर सेना का जो आना हुआ और उनका जो फाउंडेशन था, उसके बाद जो मैसेकर्स शुरू हुए कास्ट वॉर्स, हालांकि उससे पहले भी हुए थे, बट सबसे ज़्यादा वो 94 से 2000 का जो आपने पीरियड लिखा है उसमें हुए। तो रणवीर सेना, जो बाहर के लोग हैं, बिहार से बाहर के लोग, वो नहीं जानते हैं रणवीर सेना फिनोमेना क्या है और मतलब उसका क्या स्टोरी क्या है पूरा। रणवीर सेना से पहले आपको थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा कि वो बना क्यों। तो 67 में नक्सलबारी का अपराइजिंग हुआ बंगाल में, नक्सलिज्म की शुरुआत हुई। 70 के दशक में बिहार में भी ये पहुंचा और वहाँ पे भोजपुर में गांव है इकवारी, वहाँ पे कुछ नक्सलाइट्स आते हैं और सपोर्ट करते हैं। वहाँ के एक टीचर होते हैं, उनको दलितों और मजदूरों की आवाज़ बनने के लिए थोड़ा बहुत ये मूवमेंट चलता रहता है, बट मोस्टली इमरजेंसी के बाद इस पे थोड़ा पीक आता है और मेनली 3 नक्सलाइट फैक्शंस निकल कर आते हैं उस मूवमेंट से। एक को बोलते हैं CPIML लिबरेशन, है ना, माले का लिबरेशन, दूसरा पार्टी यूनिटी PU, और तीसरा MCC। तीनों में थोड़े थोड़े आइडियोलॉजीज में डिफरेंस थे, आपस में भी लड़ते झगड़ते थे, थोड़े अलग अलग एरियाज में इनका वर्चस्व था। 90 के दशक तक तीनों बहुत रेलेवेंट थे, अपने अपने एरियाज में थे। लिबरेशन जो है वो थोड़ा धीरे धीरे लेकिन पार्लियामेंट्री रूट की तरफ शिफ्ट होने लगा। 90 के चुनाव उसने लड़े, IPF एक फ्रंट बनाकर 7 विधायक उसके जीत के आते हैं। PU भी धीरे धीरे थोड़ा सा पार्लियामेंट्री रूट की तरफ शिफ्ट होने लगा। MCC जो था वो इन तीनों में सबसे, आप बोल सकते हैं, दुर्दांत या कमिटेड टू वायलेंस रहा। जब ये नक्सलाइट फैक्शंस निकल के आने लगे, उनके नक्सलाइट फैक्शंस निकल के आने के रीजंस बहुत ऑब्वियस थे, क्योंकि जो एक खाई थी और एक जो दलित अत्याचार आप बोल सकते हैं, जो बेसिक डिग्निटी राइट्स की कमी और वेजेस सही नहीं मिल पाना, उनकी औरतों की इज्जत की बात एंड सो ऑन, तो बहुत उन चीज़ों के लेके ये ऑर्गेनाइजेशंस ऊपर आए और बहुत कनेक्ट किया इन लोगों ने उस स्ट्रीटा से, तो बहुत सपोर्ट मिला उनको। जब ये होने लगा तो धीरे धीरे ये पावरफुल होने लगे और पावरफुल होते के साथ साथ इन्होंने फिर अपना असर्ट करना स्टार्ट किया, अपनी वहाँ पे जो भी ताकत थी असर्ट करने के नाम पे उन्होंने जैसे वेजेस फिक्स करना स्टार्ट किए कि कम वेजेस नहीं दे सकते हो, इतना वेज देना होगा तुम्हें, जो भी फार्म लेबरर्स हैं उनको। जहाँ भी इस प्रकार की कोई भी घटनाएं होती थी दलितों के साथ या वैसे वर्ग के साथ, तो वो आगे आते थे। आर्थिक नाकेबंदी करने लगे, जहाँ पे ज़मीनें ज़्यादा थी जमींदारों की या वैसे संपन्न परिवारों की, वहाँ पे लाल झंडे गाड़ने लगे कि ये ज़मीन अब से हमारी है। तो उस प्रकार से असर्शन स्टार्ट हुआ और इस असर्शन के अगेंस्ट में जो लैंड ओनर्स थे उन्होंने कहा अब हमें भी कुछ करना पड़ेगा अपनी ज़मीनें बचाने के लिए, अपना प्रभुत्व रखने के लिए। तो उस केस में अदर कास्ट के आर्मीज निकल कर आने लगे। तो आप 90 के दशक में देखेंगे करीब करीब 14 कास्ट आर्मीज थे बिहार में 80 और 90 के दशक में। कुछ उतने रेलेवेंट हुए, कुछ बने, फिर खत्म हो गए, उनके मुखिया मारे गए, आते जाते रहे। और ये सिर्फ अपर कास्ट के नहीं थे, ये भी समझना जरूरी है, इसमें मिडिल कास्ट के भी थे, OBC कास्ट के, क्योंकि जो यादव कुर्मीज ये कास्ट थे, ये कुछ स्थानों पे तो टेनेंट्स थे लैंड ओनर्स के, कुछ स्थानों पे ये लैंड ओनर्स भी थे। तो सबसे पहला अगर आप और मेजर मैसेकर देखेंगे बेलची का 77 का, तो उसमें दलितों की जो हत्या हुई थी वो कुर्मियों के द्वारा हुई थी। बहुत सारे जो प्राइवेट आर्मीज आए वो प्रति हर कास्ट के है, जैसे राजपूतों की सनलाइट सेना आई, है ना, वो बिहारों का एक SLF आया, कुर्मीज का भूमि सेना आई, यादवों की लोरिक सेना आई, तो ऐसे बहुत सारे कास्ट आर्मीज आए। फिर बनते गए, बिगड़ते गए। इनमें से जो फिर सबसे एक इम्पॉर्टेंट आया वो रणवीर सेना आया। एंड रणवीर सेना का था कि जो ये कम्युनिज्म है या लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म है, इसके अगेंस्ट हम खड़े हो रहे हैं। 94 में उसकी स्थापना होती है एक व्यक्ति के द्वारा जिनका नाम ब्रह्मेश्वर मुखिया था, और उसमें अगड़ी जातियों का समर्थन उनको मिलता है, लेकिन सबसे मुख्यतः उनको समर्थन मिलता है भूमिहारों का। वो खुद भी भूमिहार कम्युनिटी से आते थे ब्रह्मेश्वर मुखिया। अब 94 में जब ये सेना आती है और फिर उनको बहुत सपोर्ट मिलता है, इस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर्स बनते हैं, आइडियोलॉजी बनती है प्रॉपर, रिसोर्सेज इसमें पूल होते हैं, तो एक बहुत मेजर सेना के तौर पे आती है। और दूसरी तरफ MCC ऑलरेडी थी। तो जब 2 स्ट्रॉन्ग सेनाएं आमने सामने हो जाती हैं तो फिर उसका परिणाम यही होता है जो अगले 6 सालों में हुआ। एक समय पे आप देखेंगे कि MCC ने एक गांव में जाके, अगड़ों की गांव में जाके भूमिहारों की या दूसरे अगड़ों की हत्या की, नरसंहार हुआ। रणवीर सेना एक दूसरे गांव में जाएगी और वहां पे दलितों की, यादवों की, उनकी हत्या करेंगी। और ये सिलसिला
एक दूसरे से बदला लेने का ये 2000 तक चलता रहा। एक पॉइंट पे रणवीर सेना के पास, एंड आई हैव कोटेड दिस इन द बुक, 17,000 आर्म्स का पूल था उनके पास। 17,000। किसी भी एक लोकतांत्रिक देश में आप सोचिए 17,000 आर्म्स अगर किसी सेना के पास हो तो कितना लीथल हो सकता है। दोनों साइड से इनफैक्ट जो आप मैसेकर्स की आप इतिहास पढ़ेंगे जो 1992 में 12 से शुरू होती है और 2000 तक चलती है करीब करीब, इतने दुर्दांत मैसेकर्स होते हैं दोनों तरफ से, इतने लोग मारे जाते हैं। और ज़्यादातर लोग जो मारे जाते हैं, इनफैक्ट 99%, उनका स्ट्रगल से कुछ लेना देना नहीं होता है। अगर वैसे भी लोग मारे जाते कि रणवीर सेना ने एमसीसी वालों को मार दिया और एमसीसी ने रणवीर सेना के वालों को मार दिया, तो भी आप बोल सकते हैं इंटर गैंग राइवलरी थी। बट मारे वो जा रहे थे बीच में जो सिर्फ उस जाति के होते थे जिस जाति की वो सेना है। तो ये सबसे बड़ा मेरे ख्याल से उसकी ये रही। तो उसका डाउनफॉल का क्या सबसे बड़ा कारण क्या था रणवीर सेना का? तो आप देखेंगे कि 97-98 के आसपास ये अपने पीक पे जा चुका था राइवलरी, और 99 में इनफैक्ट एक मैसेकर होता है। जस्ट रिपब्लिक डे की पूर्व संध्या पे प्रेसिडेंट एड्रेस दे रहे थे और रणवीर सेना एक लक्ष्मणपुर बाथे है वहाँ पे जहानाबाद में, वहाँ पे करीब 52 दलितों की हत्या करती है रात के अंधेरे में, एक नदी पार करके। सोन नदी है जो जहानाबाद और भोजपुर को डिवाइड भी करती है। उस सोन नदी को पार करके रात के अंधेरे में वहाँ पे 500 रणवीर सेना के लोग जाते हैं, 52 दलितों की हत्या होती है। इसके जस्ट 15 दिन बाद उसमें ज़्यादातर जो मरने वाले थे वो महिलाएं और बच्चे थे। महिलाएं और बच्चे थे उसमें। जस्ट 15 दिन बाद फिर एक मैसेकर होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि यार ये तो कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है, तो वो प्रेसिडेंट्स रूल लगा देती है। लेकिन राज्यसभा में वाजपेयी गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी नहीं थी, कांग्रेस समर्थन करने से इनकार कर देती है। तो राबड़ी देवी को फिर से रीइंस्टेट करना पड़ता है एज चीफ मिनिस्टर, और इसके बदले कांग्रेस के 23 एमएलए जो टोटल थे बिहार में, उन सबको राबड़ी गवर्नमेंट में मिनिस्टर बना दिया जाता है। उस समय वो 15% वाला रूल नहीं था मिनिस्टर्स का, तो जितने एमएलए उनके उतने मिनिस्टर्स बन जाते हैं, उनको इसका प्रसाद दिया जाता है। और जैसी राबड़ी देवी रीइंस्टेट होती है उसके 10 दिनों बाद फिर से सेनारी में एमसीसी के द्वारा एक मैसेकर होता है। उसमें कुछ 23 भूमिहार मारे जाते हैं, और इसमें पूछा जाता है राबड़ी देवी से कि आप मैसेकर हुआ, आप जाएंगी क्या? तो बोलती है मैं क्यों जाऊँ, मैं वो मेरे वोटर्स थोड़ी। एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, दिस इज अ रिकॉर्डेड स्टेटमेंट। मैसेकर्स का दौर चलते रहता है। 2000 में इनफैक्ट ब्रह्मेश्वर मुखिया पकड़े जाते हैं, गिरफ्तार होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग, उनको 2 बार पहले भी पकड़ा जा चुका था 98 और 99 में, लेकिन छोड़ना इसलिए पड़ा क्योंकि कोई आइडेंटिफिकेशन ही नहीं था। अच्छा, कि व्यक्ति ये दिखता कैसे, एग्जैक्टली। अच्छा, तो 2000 में जाके उन्हें पटना से गिरफ्तार किया जाता है, पटना के एक बहुत फेमस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स से, और उससे रणवीर सेना का पतन शुरू हो जाता है। और रणवीर सेना का पतन शुरू होता है तो फिर राइवलरी खत्म हो गई। तो वहां से फिर ये जो मैसेकर्स का सिलसिला था ये करीब करीब बंद हो जाता है। उससे स्टेट का कुछ लेना देना नहीं था। अगर वो नहीं होता तो मेरे ख्याल से राइवलरी और आगे तक चलते रहती, मैसेकर्स और चलते रहते। इनफैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है इनफैक्ट कि इसको टैकल करने के लिए 99 में मियापुर मैसेकर हुआ, और उसके बाद राबड़ी देवी ने पहली बार एक कोऑर्डिनेशन कमेटी जो उनके पार्टीज की होती थी, सारे कोलिशन पार्टीज की, उनकी पहली बार बैठक बुलाई मुख्यमंत्री बनने के बाद 2 साल के बाद, और उसमें कहा गया कि कैसे इसको टैकल किया जाए, जो इतने सारे नरसंहार हो रहे हैं। तो उसका जो आंसर निकल के आया, सोल्यूशन निकल के आया, वो ये था कि जितने भी गरीब बस्तियां हैं वहाँ युवाओं को हमें बंदूकें दे देनी चाहिए, उनको ट्रेनिंग देना चाहिए कि वो सेल्फ डिफेंस कर पाए। आप सोचिए एक स्टेट ये कह रहा है कि आई कैन नॉट सेव यू, तो जहाँ भी बस्तियां हैं, गरीब बस्तियां हैं, युवा है, उनको फायर आर्म्स की ट्रेनिंग देके उनको बंदूकें दे दो। उस स्टेट का अगर ये इम्प्लीमेंट हो गया होता तो क्या होता, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं। एंड स्टेट ये डिस्कस कर रही है और ये बोल रही है, सबसे बड़ी विडंबना है मेरे ख्याल से। अच्छा, जब हम लालू राज की बात करते हैं 1990 से 2004 की, तो आपको सबसे भयानक इंसिडेंट जो उस पूरे गवर्नेंस को, पूरे
जंगल राज को, पूरे लालू राज को डिफाइन करता है? कोई ऐसा इंसिडेंट है जो मतलब वहाँ पे पराकाष्ठा हो गई हर चीज़ की? बहुत सारे, इनफैक्ट यही आयरनी है। तो अगर मैं शुरू करूं तो जो 1994 में जी कृष्णैया की हत्या, पहली बार इतिहास में और आखिरी बार इतिहास में भारत के, एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की सरेआम लिंचिंग करके हत्या कर दी जाती है। ये आज भी कोई सुनेगा तो बोलेगा संभव ही नहीं। इसी प्रकार से चंद्रशेखर की हत्या सिवान में जो शहाबुद्दीन करवाते हैं। चंद्रशेखर एक बहुत बड़े लेफ्ट के नेता होते हैं और जो एक बहुत बड़े कंटेंडर के रूप में उभर रहे थे शहाबुद्दीन के अगेंस्ट, उनकी हत्या करवा दी जाती है। अजीत सरकार की हत्या पप्पू यादव के द्वारा। आप देखेंगे 95 के आसपास, और एक डेटा मैं कोट करता हूं अपने बुक में, कि 95 के आसपास तक, 90 से 95 के बीच में 2 दर्जन बीडीओज और पुलिस ऑफिसर्स की या तो हत्या हो चुकी थी या किडनैपिंग हो चुकी थी। बीडीओज और पुलिस ऑफिसर्स की 2 दर्जन। इससे आप सोच सकते हैं स्टेट की क्या हालत होगी। लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि ये तो लॉलेसनेस हुआ जिसमें ऐसे पार्टीज जो तो है ही क्रिमिनल्स या बाहुबली उन्होंने किया। लेकिन जब स्टेट का मुखिया अगर किसी चीज में इन्वॉल्व हो जाता है तो वो मुझे लगता है कि दैट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। और उसमें आप बात कर सकते हैं, जैसे साधु यादव और सुभाष यादव की आप बात करें तो मुख्यमंत्री जब राबड़ी देवी थी, उनके भाई, और वर्चुअली सरकार यही चलाते थे। और उनके जो सबसे फेमस इंसिडेंट्स, इनफेमस इंसिडेंट्स आप बोल सकते हैं, एक तो शिल्पी गौतम हत्याकांड, और दूसरा जो लालू की बेटी की शादी में उन्होंने पूरे पटना में हुड़दंग मचाया। वो शायद संभव ही नहीं है किसी और स्टेट में कि मुख्यमंत्री का भाई रहते हुए कोई, उसका नाम किसी मर्डर रेप में आता हो, वो अपना सैंपल, डीएनए सैंपल देने से इनकार कर देता हो और वो फिर भी इम्यून रह जाता हो, केस शट हो जाता हो। ये शायद पराकाष्ठा होगी। बहुत सारी ऐसी पराकाष्ठाएं होंगी मेरे ख्याल से। चारा घोटाला अपने आप में एक पराकाष्ठा होगी। 900 करोड़ का घोटाला उस समय 97 चारा में। घोटाले की बात करते हैं कि वो कैसे निकला, कैसे, क्योंकि बहुत लोगों को वैसे तो पता है कि चारा घोटाला, पर एक्चुअली में हुआ क्या था उसमें कि, और वो फिर कैसे, मतलब उसका पता कैसे चला? ये पूरे अपने आप में एक इंटरेस्टिंग कहानी है बहुत कि इंटरेस्टिंग। स्टेट इतने मतलब ये लगा लीजिए कि आप सीएम हैं, आप सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक सिस्टम में कोई ढंग का आदमी है और वो पूरे आपकी पूरे जो आपका साम्राज्य है उसको ध्वस्त कर सकता है। बिल्कुल। बहुत इंटरेस्टिंग ये भी है कि जब सबसे पहले घोटाला सामने आया था तो सबने सोचा यार, हमने रोड में तो घोटाले सुने थे, हमने ब्रिजेस में घोटाले सुने थे, हमने शिक्षा में घोटाला सुना था, चारा में घोटाला किसी ने कभी नहीं सुना था एक्चुअली। तो जब सबसे पहले सामने भी आया तो सब अम्यूज्ड लग रहे थे कि यार चारा में कैसे घोटाला हो सकता है। तो ये 1996 की बात है और इसमें उस समय एक बहुत सीनियर आईएएस ऑफिसर होते थे, वीएस दुबे करके। तो उन्होंने कहा, एंड उन्होंने कोट किया एक बुक में कि यार मैंने जब तो उस समय ना बिहार के बहुत सारे न्यूज़पेपर्स अगर निकाल के देखेंगे तो बहुत एक जनरल ट्रेंड क्या होता था कि जो वेतनमान होते थे वो सरकारी अफसरों को, सरकारी कार्मिकों को कई महीनों तक नहीं मिलते थे। तो शिक्षकों की वेतन लंबित है, लिपिकों की वेतन लंबित है, डॉक्टरों की वेतनमान 2 महीने से नहीं मिली, इनकी 6 महीने से नहीं मिली। ये बहुत ज्यादा होता था। मतलब वेतन मिलना एक प्रिविलेज होता था। नौकरी तो है, वेतन कब मिलेगी इसकी गारंटी नहीं होती थी। एंड दिस इज वेरी वेरी मतलब जनरल, ऐसा कोई नहीं एक्सेप्शन मैं बता रहा हूँ। तो वीएस दुबे बोले कि यार मैं एक बार थोड़ा सा सोच में पड़ गया कि हम लोग स्टेट में ऐसे भी कोई डेवलपमेंट का काम करते नहीं है ना। तो जो भी अपना बजट है वो जाता कहाँ है? अगर हम पेमेंट्स भी नहीं कर पा रहे अपने कर्मचारियों को तो पैसे जाते कहाँ हैं फिर, राइट? तो उन्होंने कहा कि मैंने थोड़ा सा डिग डाउन करना शुरू किया और उसी समय सेंटर में फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी उनके पास शायद एक फैक्स आई कि उनको थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लग रहा है एक्सपेंसेस और इसके टैली में। तो इन्होंने वेरियस डिपार्टमेंट्स के जो भी एक्सपेंडिचर्स थे उसमें थोड़ा डिग डाउन करना स्टार्ट किया और उनको वेटनरी डिपार्टमेंट में थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लगने लगा। तो उन्होंने तुरंत सबको फैक्स किया, जितने भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स थे, कि अपने यहाँ के जो वेटनरी डिपार्टमेंट्स के जो भी प्रोसीडिंग्स है, उसके एक्सपेंसेस है, वो सब थोड़ा चेक कीजिए, राइट? और चाईबासा में एक कलेक्टर होते थे जो अभी पीएम ऑफिस में, एक बहुत ही अपराइट ऑफिसर, अमित खरे साहब। तो उन्होंने उस समय चाईबासा के ट्रेजरी पे रेड मारा, राइट? उन्होंने रेड किया तो देखा कि जो पशुपालन विभाग के जो एक्सपेंसेस हैं वो एक्सपेंसेस उनके बजट से 5 गुना है। न सिर्फ 5 गुना है बल्कि जितने भी बिल्स और वाउचर्स हैं वो सारे के सारे फेक है। उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी आती है। एक बाद में एक रिपोर्टर पूछता है, रिपोर्टर नहीं, एक कोर्ट प्रोसीडिंग या किसी की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि उसमें
एक गाड़ी का नंबर दिया हुआ है और उसको बोला गया है कि इस गाड़ी को उपयोग किया गया है गाय को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो पूछा दाता इस गाड़ी में कैसे आपने ट्रांसपोर्ट किया गाय को? तो उन्होंने कहा गाय को चढ़ाया हमने गाड़ी पे और चारों पांव से चढ़ाया रखा और फिर उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया। तो कहा वो तो ठीक है, लेकिन एक स्कूटर पे कैसे आप गाय को चढ़ा सकते हैं? उन्होंने स्कूटर का नंबर डाला हुआ था उस पर, राइट। तो इस प्रकार का फ्रॉड था उसमें। तो अमित खरे उन्हें उनके दिखा कि चाईबासा में ये हाल है। सेम फिर दुमका ट्रेजरी पे रेड हुआ, वहाँ भी वही स्थिति थी, बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में भी थी। जब ये अनर्थ होना शुरू हुआ तो पता चला ये तो बहुत बड़ा घोटाला है और ये कई वर्षों से चल रहा है। और इसको जो मेजर किया गया तो करीब करीब 900 करोड़ रुपए का ये घोटाला निकल के सामने आया। जैसे घोटाला निकल कर सामने आया तो सब जितने भी इन्वॉल्व पार्टीज थे ऊपर से नीचे तक सब थोड़े अनकंफर्टेबल हुए। तो फटाफट लालू ने क्या किया, एक वन मैन कमेटी बना दी कि इसका इन्वेस्टिगेशन हमें करना है। जो वन मैन कमेटी बनाई गई, कुछ दिन में उसी वन मैन का नाम आने लगा उस घोटाले में, तो और भी ज्यादा हल्ला मचने लगा। फिर आनन फानन में बहुत ज्यादा जब इस पे अटेंशन होने लगा तो केस सीबीआई को ट्रांसफर किया गया। हाई कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच होने लगी। सीबीआई ने फिर जब इसकी जांच शुरू की तो शुरू में तो देवगौड़ा थे पीएम जब सीबीआई इसकी जांच कर रही थी। देवगौड़ा लालू को पसंद नहीं करते थे, तो देवगौड़ा ने कहा बिल्कुल इसकी जांच करो, बहुत अच्छा जा रहे हो। तब तक उनकी सरकार गिर गई और आई के गुजराल आ गए। आई के गुजराल करीब थे लालू के, क्योंकि लालू ने ही उनको पटना से चुनाव लड़वाया था और फिर राज्यसभा भेजा था बिहार से। तो लालू ने कहा कि यार आप तो कम से कम हमें बचा लो। एंड जोगिंदर सिंह कोट्स दिस इन हिज बुक कि आई के गुजराल ने उनको फोन किया और कहा कि थोड़ा सा गो स्लो ऑन दिस। तो जोगिंदर सिंह ने कहा आप मुझे लिखित में दे दीजिए, सीबीआई डायरेक्टर जो थे। तो जोगिंदर सिंह ने कहा यार मैं तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर हूं, तुम मुझे ऐसे कैसे बोल सकते हो? तो जोगिंदर सिंह ने कहा कि एंड बाय द वर्च्यू ऑफ द फैक्ट कि आप प्राइम मिनिस्टर है, एक कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन हो रही है सीबीआई की, तो कोर्ट और सीबीआई के बीच क्या चल रहा है आपको पता भी नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट बी अ पार्टी टू दैट। फिर इनको गृह मंत्री का भी फोन आता है जोगिंदर सिंह को, वो भी इनको समझाते हैं, लेकिन तब तक केस बहुत बड़ा हो चुका था, वो शायद कोई भी उसको रोक नहीं पाता, वो इतना अटेंशन उस पर मीडिया अटेंशन आ चुका था। और समझ में आने लगा कि 900 करोड़ का घोटाला है। फिर चार्जशीट फाइल की जाती है, लालू को अरेस्ट किया जाता है बहुत ही तामझाम के साथ। उस समय जब बिहार में वैसे वैसे नारे चलते थे कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। 96 का याद है जब 96 में लालू इतने पावरफुल हो गए थे और जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके थे, वो प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट थे और उनके समर्थक गाना गाते थे कि अब दिल्ली तो है बुलावे चढ़ैया करबा ना, मतलब चढ़ाई कीजिए अब दिल्ली पे, अब तो दिल्ली आपको बुलाती है। तो उस प्रकार का स्टेचर हो गया था और किसी को लगता नहीं था कि लालू को कोई अरेस्ट कर सकता है, कि लालू पे कोई हाथ लगा सकता है। आपने अपनी पुस्तक में इस पीरियड के दौरान जो एक बहुत यूनिक इंडस्ट्रीज उभर के आई बिहार में, वैसे तो कोई इंडस्ट्रीज आई नहीं लेकिन कुछ यूनिक इंडस्ट्रीज उभर के आई इसमें, जैसे किडनैपिंग इंडस्ट्री। तो मैं चाहूँगा कि उसके बारे में आप लोगों को बताएं, क्योंकि वो जो बच्चे थे जो वहाँ पे पढ़ने वाले थे और माँ बाप ने उनको बाहर भेजना, स्टेट के बाहर भेजना, उनका पलायन होना तभी शुरू हुआ क्योंकि किडनैपिंग का बहुत बड़ा डर रहता था। हाँ बिल्कुल। सो किडनैपिंग की जो स्टार्ट है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है और मतलब सैडली इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग नॉट इन अ गुड वे। और उसके साथ जो किडनैपिंग, रॉबरीज आप सब बोल सकते हैं, बड़ा विचित्र था बिहार में इनफैक्ट आई वुड से। तो किडनैपिंग की शुरुआत इस प्रकार से होती है कि 80 के दशक में जो वेस्ट चंपारण है वहाँ पे बहुत डकैती होती थी और वहाँ के एसपी को ये टास्क दिया गया कि किसी प्रकार से यहाँ की डकैतियाँ कम कराओ पश्चिमी चंपारण में। तो डकैती कम कराने के लिए वहाँ के एसपी ने एक बहुत नया तरीका सोचा। उन्होंने सारे डकैतों को बुलाया, बिठाया और समझाया कि यार देखो तुम डकैती करते हो, बहुत उसमें रिस्क रहता है, जहाँ भी जाओगे गन फायर होगा, एक तो वहीं पे मारे जाने का चांस है, बाद में भी पकड़े गए तो बहुत रिस्क है, पनिशमेंट्स बहुत हार्श है, डकैती करके जाके फिर जंगल में और तुम्हें छुपना पड़ता है ना, उसके डकैती के प्रोसीड्स को बेचने में तुम्हें मुश्किल होगी, फिर पैसे लेने में मुश्किल होती है, तो बहुत रिस्की बिजनेस है। तो इसको मत करो, कोई दूसरा थोड़ा आसान तरीका सोचो, जैसे कि किडनैपिंग। तो उसमें किसी को आराम से किडनैप कर लो, पैसे मांग लो, घर वाले पैसे दे देंगे, रिस्क भी कम है और कमाई भी बहुत पुख्ता है।
इनोवेशन था ये। इनोवेशन था। तो इस प्रकार से पश्चिमी चंपारण में किडनैपिंग की शुरुआत होती है 80 के आखिरी में। शुरू में वहां पे ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि जो वहां का आप टेरेन देखेंगे तो वहां पे जंगल, पहाड़ है, रिवराइन बेल्ट है और बॉर्डर्स भी हैं, एक तरफ उत्तर प्रदेश का, एक तरफ नेपाल का, तो भागना भी आसान है। तो शुरू में किडनैपिंग वहां शुरू होने लगी। 95 का एक डेटा है कि हर दिन, जो वहां का हेडक्वार्टर्स है बेतिया में हर दिन 2 किडनैपिंग्स होती थी 95 में। इस प्रकार की स्थिति थी। लेकिन धीरे धीरे सबको जब ये इसमें पैसे दिखने लगे तो धीरे धीरे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी फैलने लगा। फिर ये सब कंसिडरेशन हट गए कि क्या टेरेन है और कहाँ छुपना है, भागना है, बस कर लेना है। धीरे धीरे पूरे बिहार में प्रेवलेंट हो गया। शुरुआत में जो सबसे ज्यादा किडनैपिंग्स होने लगी वो जो संपन्न किसान थे, सबसे बड़े वाले किसान, उनकी किडनैपिंग्स होने लगी। उनके पास पैसे होते थे, सबसे संपन्न माना जाता था। फिर सबको लगा कि किसान के अलावा भी और अच्छे कैंडिडेट्स हो सकते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बिजनेसमैन, इनको भी कर सकते हैं। तो इनकी किडनैपिंग शुरू होने लगी। आप देखेंगे डॉक्टर्स की इतनी किडनैपिंग हुई बिहार में, आधे डॉक्टर्स या तो भाग गए, जो बचे वो पैसे वैसे देके किसी प्रकार से वहां पे सर्वाइव किए। बहुत फेमस इंसिडेंट्स है कुछ इनफैक्ट में। बिजनेसमैन, एक्साइड इंडस्ट्रीज के चीफ को ही किडनैप कर लिया इन लोगों ने बिहार में, है ना। पटना के एक बहुत फेमस न्यूरो सर्जन होते थे संजय चंद्रा, उनको किडनैप कर लिया। उसमें नाम आया पीरो के विधायक सुनील पांडे का, और सुनील पांडे फिर पटना के मौर्या होटल में इस किडनैपिंग की अकम्प्लिशमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए फायर करते हैं वहां पे, सेलिब्रेटरी फायरिंग। तो इस प्रकार के होने लगे। फिर उनको लगा कि इनको भी किडनैप करने में थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बड़े लोग किडनैप करने में थोड़ा रेजिस्ट करेंगे, धक्का मुक्की होगी और ये सब। और कई केसेस में वो पैसे खुद देने वाले हैं, तो दूसरी तरफ कौन उसका डिसीजन मेक करेगा कि पैसे देने हैं नहीं देने। फिर इनको लगा कि ज्यादा आसान है बच्चों को किडनैप करना। बच्चों को किडनैप करना भी आसान है, आराम से उठा के लेते जाओ, और बच्चों के लिए कोई भी पैसे दे देगा, कोई माँ बाप मतलब उसमें रिस्क नहीं लेगा। तो बच्चों की किडनैपिंग शुरू हो गई। स्कूली जाते बच्चों की इतनी किडनैपिंग हुई, आधे लोगों ने अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया। एक हाई कोर्ट का इनफैक्ट 2005 का स्टेटमेंट है एक वर्डिक्ट में कि इज इट अ क्राइम टू बी बॉर्न इन बिहार, मतलब कब स्कूली बच्चे शांति से स्कूल जाके पढ़ के आ सकते हैं, बिहार में संभव नहीं है क्या? हाई कोर्ट का ये स्टेटमेंट है। इस प्रकार की स्थिति हो गई थी। और 2004 के वाजपेयी जी अपने जो इलेक्टोरल कैंपेन था उसमें भागलपुर में सबसे बड़ा उन्होंने इसी को मुद्दा बनाया, और उन्होंने वहां पे मंच से कहा, कहाँ है मेरे किसले दीपक, कोई मेरे किसले दीपक मुझे लौटा दो। किसले और दीपक 2 बच्चे थे जिनका जस्ट कुछ दिनों पहले अपहरण हुआ था उसी एरिया में। तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी ये विडंबना थी। एक तरह से इंडस्ट्री बन गया, वैसे युवक जो और किसी काम में नहीं थे, और इंडस्ट्री इसलिए बना क्योंकि जैसे ऑर्गेनाइज गैंग्स बन गए इसके, फिर वो सब कॉन्ट्रैक्ट करते थे। अच्छा, किडनैपिंग को सब कॉन्ट्रैक्ट कर देते थे। फिर इसमें पार्टीज होते थे कि दूसरे स्टेट के पार्टीज इन्वॉल्व होने लगे कि हम किडनैप करेंगे, तुम्हें दे देंगे, तुम अपने स्टेट में रखना, फिर तुम जानो, किडनैपिंग मेरा काम है। तो ऐसे सब कॉन्ट्रैक्टिंग्स होते थे। तो पूरा का पूरा एक प्रकार से मैकेनिज्म डेवलप हो गया, पैसे कौन उठाएगा, आसामी को कौन उठाएगा, है ना, एंड सो ऑन। इकोसिस्टम बन गया, पूरा इकोसिस्टम बन गया। अच्छा, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग एक अपने किडनैपिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड एक है कि पकड़ुआ ब्याह, ये क्या है फिनोमेना? एक बहुत स्पेसिफिक रीजन में, वैसे बिहार में ब्रॉडली, लेकिन एक स्पेसिफिक रीजन में जो मोकामा और बेगूसराय का बेल्ट देखेंगे उसमें ये ज्यादा है। पकड़ुआ ब्याह में क्या होता है कि एक तरह से इसे ना अच्छा मानते हैं, दिस इज द आयरनी, कि यार जो गरीब बच्चियां उनकी शादी नहीं हो पा रही क्योंकि दहेज नहीं दे पा रहे हैं। दहेज अपने आप में एक ऐसी कुप्रथा है, तो दहेज नहीं दे पाने से शादी नहीं हो रही उनकी। तो जो समाज के कुछ वैसे बाहुबली वाले या संपन्न लोग हैं वो कहते हैं कि हम शादी करवाएंगे। अब शादी कैसे करवाएंगे कि कहीं भी कोई लड़का योग्य दिखा तो उसे पकड़ेंगे, शादी करवा देंगे, है ना। और एक बार शादी हो गई तो हो गई, क्योंकि सैंक्टिटी ऑफ मैरिज है, वो तो फिर किसी हाल में और छोड़ के जाएगा भी कैसे, इतना डर तो कम से कम है। तो ये पकड़ुआ ब्याह होने लगा। अब देखेंगे बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग केसेस, आप आजकल तो वीडियोस आते हैं, पहले वीडियोस नहीं आया करते थे। तो जैसे बारात गई, अब बारात में दूल्हे के दोस्त गए। अब दूल्हे के दोस्त तो ये सोचकर जा रहे हैं कि हम बारात में नाचेंगे, मस्ती करेंगे, आ जाएंगे वापस। अब किसी को पता चल गया जो दूल्हे का दोस्त है वो भी इंजीनियर है। अब दूल्हे का दोस्त इंजीनियर है और गांव में कोई ऐसी लड़की है जिसकी शादी नहीं हो पा रही है, तो दूल्हे के दोस्त को पकड़ा गया, उसी मंडप में बिठा दिया गया, शादी हो गई। बेचारा वो तो नाचने गया था, उस शादी करके आ जाता है। वहां तक भी ठीक है। दूल्हे के साथ जनरली बिहार में एक शहवाला जाता है। शहवाला होता है एक छोटा बच्चा, जो आप इंग्लिश का बेस्ट मैन कॉन्सेप्ट है, तो लेकिन
शहवाला हाँ, एकदम वो छोटा घोड़े पे बच्चा आगे पीछे बैठते हैं। आगे पीछे बैठता है, 5 साल 8 साल 10 साल का बच्चा इस प्रकार का होता है। शहवालों को नहीं छोड़ा जाता था। तो शहवाला गया, अच्छे परिवार का शहवाला है तो शादी कर दी गया, बाद में गौना होगा 10 साल बाद ले जाएंगे, शादी तो हो जानी चाहिए। तो बहुत ज्यादा ये पकड़ुआ ब्याह, इनफैक्ट अब कुछ वीडियोस भी बहुत देखेंगे कि बेचारा दूल्हा रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे नहीं करनी है शादी, लेकिन 2-4 थप्पड़ लगा है, शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी। तो ये पकड़ुआ ब्याह वाला, बट द आयरनी ऑफ द एंटायर थिंग इज कि इसे बहुत एक पवित्र काम माना जाता है, क्योंकि आप शादी करा रहे हैं वैसी बच्चियों की। तो मतलब ये गैंगस्टर्स ही कराते थे ये सारे, नहीं, बाहुबली? ऐसा बाहुबली क्या, अभी आप किसी गांव में गए, उस गांव में सबको ये लग रहा है कि शादी करवा देनी, तो करवा दिया, उसके लिए कोई बाहुबल की भी जरूरत नहीं है, कोई ऐसे बहुत फेमस गैंगस्टर की भी जरूरत नहीं है उसमें। एक और इंडस्ट्री के बारे में, मतलब इंडस्ट्री तो नहीं कह सकते उसको, एक मॉडस ऑपरेंडी कह सकते हैं, कि जो लैंड ट्रांसफर्स लोगों ने करने शुरू किए लालू परिवार को, क्योंकि अभी हम देखते हैं कितनी सारी प्रॉपर्टीज़ लालू परिवार की हैं, और जिस तरीके से एक चीफ मिनिस्टर की तनख्वाह होती है, और तो कोई उनका बिजनेस है नहीं, मतलब ऑन पेपर, तो वो इतनी प्रॉपर्टीज़ कैसे आए? और जब रेड पड़ी थी शायद यहाँ पे, ये दिल्ली में बहुत बड़ा फार्म हाउस था, वो दिखा, तो लोगों ने पूछा कि भाई ये कहाँ से आया, कितने करोड़ों का? तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ और कितने सारे एकड़ की ज़मीन बिहार में, तो ये सब कैसे हुआ? 1994 में जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका चेयरमैन बनाया गया रामाश्रय प्रसाद यादव, अगर मैं नाम सही पकड़ पा रहा हूँ तो, उनके लालू जी ने बनाया उन्हें। तो रामाश्रय प्रसाद यादव ने उसके बाद थोड़े दिनों बाद, उनकी कुछ जमीन थी दानापुर में पटना के पास, तो वो ट्रांसफर कर दी 2 लोगों को। उनका नाम था एक कुछ मोहम्मद शमीम, एक राकेश रंजन। तब तक तो ये हार्मलेस लग रहा था। अब मोहम्मद शमीम और राकेश रंजन ने कुछ दिनों बाद ये जो जमीन ली उसे गिफ्ट कर दिया लालू परिवार को, लालू के बच्चों को। तो समझ में आ गया कि ये बीपीएससी का चेयरमैन बने, तो उसने बेची, फिर उसने, अब मोहम्मद शमीम और राकेश रंजन भी, चूंकि उन्होंने जमीन गिफ्ट की, कुछ दिनों बाद उन्हें एमएलसी बना दिया गया। तो ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल है समझने के लिए कि क्या होता था। जो लैंड फॉर जॉब्स बोलते हैं, उसके पहले लैंड फॉर मेनी थिंग्स था, जिस प्रकार से लैंड दी गई लालू के परिवार के द्वारा। बाद में जब लालू रेलवे मिनिस्टर बने तो बहुत सारे ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के जॉब्स के लिए नौकरी दी गई और उनके बदले जमीन ली गई। कई बार किसी के थ्रू रूट किया गया, उसने किसी और को बेचा, उसने फिर गिफ्ट किया लालू के बच्चों को, इस बेटी को, तेजस्वी यादव को भी, इनफैक्ट मीसा भारती को भी, कई सारे हैं। तो उसमें बहुत सारे केसेस आए। इनफैक्ट एक बुक लिखी जो सुशील मोदी जी, स्वर्गीय सुशील मोदी जी ने, बुक का नाम है लालू लीला, और वो पूरी की पूरी किताब पे उन्होंने एक एक ऐसे ट्रांजैक्शन का डिटेल्स डाला है कि कौन सी जमीन कहाँ पे किसने ट्रांसफर करी, किसके नाम से, किस नौकरी के एवज में। पूरी किताब है लालू लीला। लालू लीला, है ना, कि उन्होंने रेल मिनिस्टर रहते कितने जमीनें अपने और अपने परिवार के नाम पे ट्रांसफर कराई, और किस किस नौकरी के एवज में कहाँ कहाँ पे कितना जमीन का प्लॉट है, एक एक का उन्होंने हिसाब दिया उसमें। तो लगभग कोई है एस्टिमेट कि कितने एकड़ और ये कितने जमीन हुई होगी? मैंने ऐसे कोई कैलकुलेट तो किया नहीं है, लेकिन सैकड़ों में बहुत बहुत प्लॉट्स है। अच्छा। पटना में आधा प्लॉट्स होंगे, पटना में इतने प्लॉट्स होंगे जिसकी हम और आप गिनती नहीं कर सकते, और आधे से ज्यादा तो अभी तक मेरे ख्याल से ट्रेस्ड नहीं होंगे। तो ये क्या मतलब, ये तो सीधा सीधा मतलब क्विड प्रो क्यो है, और बिल्कुल ये तो मतलब इजीली इसको ट्रेस करके बुक किया जा सकता है। एग्जैक्टली, केस चल रहा है, चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, उसी पे अच्छा। केस चल रहा है। तो इसमें क्या तेजस्वी यादव भी फंस रहे? बिल्कुल, तेजस्वी यादव फंस नहीं सकते हैं, फंसना ही है, क्योंकि आप बेनिफिशियरी हैं उसके। तो एक उनको एक दिया गया था किसी के द्वारा डिफेंस कर रहे, उस समय तो तेजस्वी यादव 10 साल के बच्चे थे जब उनके नाम पे जमीन ली गई। तो कोई तो फिर कन्विक्टेड होगा ना, या तो उसके गार्जियन कन्विक्ट होंगे, या जब वो लीगल एज के हुए और उसके बाद जमीनें हैं उसके लिए कन्विक्ट होंगे, किसी के लिए तो कन्विक्ट होना पड़ेगा। और 10 साल के बच्चे के नाम से अगर है तो ये भी तो बताओगे कि कैसे हुआ उसके नाम से, कोई तो आंसर करेगा ना उसको। तो मतलब बिना बात में लालू ने अपने बेटे का भी कह सकते हैं कि काम कर दिया। काम कर दिया, या शायद उस समय किसी को लगता ही नहीं था कि इन चीजों पे कोई कन्विक्ट होता है। 90 के दशक में कोई सोचता नहीं था कि इन चीजों के लिए कभी किसी को कन्विक्ट होना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा। और खासकर जो इतने पावरफुल फैमिलीज होते हैं उनको तो लगता है कि ये इन सब से ऊपर है, इम्यून है इन चीजों से। पुलिस, कोर्ट कचहरी तो सब उनके इशारे पे चलती है, तो कौन क्या कर लेगा, शायद वो एटीट्यूड ज्यादा होगा।
अच्छा ये बताइए, एक और बहुत फैसिनेटिंग स्टोरी है रंजीत डॉन की, क्योंकि अभी पेपर लीक का मामला है और फिर से बिहार से जुड़ गया है। जी। तो वो एक इंडस्ट्री भी थी, पेपर लीक इंडस्ट्री, जो बहुत पहले ही शुरू हो गई थी, और इसके सेंटर में करेक्टर हैं रंजीत डॉन, जिनकी अपने आप पे में एक बहुत ही फैसिनेटिंग स्टोरी है। वो मैं चाहूँगा कि आप बताएं लोगों को। 90s में, लास्ट में, लेट 90s में आप देखेंगे रंजीत डॉन करके एक व्यक्ति थोड़ा फेमस होने लगा। 2002-2003 के कैट पेपर लीक से वो सबसे फेमस हुआ, है ना, और नाम आने लगा रंजीत डॉन, रंजीत डॉन। तो सबने फिर उसमें डिग करना स्टार्ट किया कि ये क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था, क्या मैकेनिज्म है, कौन है रंजीत डॉन। तो पता चला कि यार ये तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और ये कोई पहली बार नहीं हुई। ये पहली बार लग इसलिए रहा है क्योंकि इतना बड़ा एग्जाम का पेपर लीक कर दिया और ये पकड़ा गया। इसके पहले ये पूरा एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री चलते आ रही है, 100 करोड़ की इंडस्ट्री एस्टिमेट की गई उसको। उसमें किया क्या जाता था कि कोई भी एग्जाम्स आप उठा लें तो गारंटी होती थी कि कोई भी एग्जाम है हम पेपर लीक करवा देंगे। पेपर लीक कराने के बहुत सारे माध्यम हैं। वो जहाँ पेपर सेट हो रहा है वहाँ से लेके जहाँ पेपर प्रिंट हो रहा है, वहाँ से लेके जहाँ से पेपर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वहाँ से लेके जिस सेंटर पे एग्जाम है, कहीं ना कहीं से तो पेपर लीक करा ही लेंगे किसी न किसी को मिला के। तो पेपर लीक करा लेंगे, और जो बच्चे हैं उनको पिछली रात में बुलाएंगे एक होटल में, एक कमरे में, वहाँ पे पेपर देंगे, आंसर्स रटवाएंगे, दूसरे दिन सुबह उनको सेंटर पे पहुँचाएंगे, पहले से चेक ले लेंगे उनसे, सेंटर फिर गया, एग्जाम दिए, वो एग्जाम अपना क्रैक किया, फिर निकल गए। ये मोडस ऑपरेंडी था। पेपर लीक में जब मुश्किल आने लगी तो उन्होंने कहा एक इंजन बोगी सिस्टम बनाते हैं। इंजन बोगी सिस्टम में कोई भी वैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति जो पहले वो एग्जाम क्रैक कर चुका है या क्रैक कर सकता है, उसको आगे बिठा देना है और अपने बोगी को पीछे बिठा देना है, और उसका वो कॉपी करेगा सारा। तो एप्लीकेशंस एक एक साथ जाके वो एग्जाम के फॉर्म एक साथ भरते थे, तो एक साथ 30 फॉर्म भर दिया, तो 30 को एक रूम मिल गया। जब एग्जामिनेशन एजेंसीज को दिखने लगा कि एक साथ फॉर्म इसलिए भरते हैं ताकि एक रूम मिले, तो उसने रैंडमाइज करना शुरू किया। तो मेल से इन लोगों ने भेजना बंद कर दिया। ये जाके, जैसे यूपीएससी का है तो वहाँ सेंटर पे जाके लाइन में खड़े होकर एक साथ 30 भर दे, तो उनको थोड़ी शक हो कि ये 30 एक साथ एक रूम के लिए आए, तो वो करने लगे। जब उसमें भी मुश्किल आने लगी तो फिर सेंटर से ही मैनेज करने लगे, जो भी सेंटर है, स्कूल है, ये है, वो है, वहाँ से मैनेज होने लगा। तो उस प्रकार से इंजन बोगी सिस्टम इन्होंने बनाया कि आगे पीछे कर करके पास करा देंगे। बहुत इंटरेस्टिंग उसमें स्टोरीज होती थी। रंजीत डॉन खुद उन्होंने कहा कि हमें सिस्टम चलाते हैं तो हमें भी कुछ करना चाहिए, इसका फायदा लेना चाहिए। तो 10वीं की एग्जाम 2 बार दी उस बंदे ने। पहली बार दी तो फिर उसकी उम्र हो गई काफ़ी, और नौकरी वोकरी के लिए और आगे चीज़ों के लिए। तो ये बहुत कॉमन सिस्टम हुआ करता था पहले कि 10वीं के सर्टिफिकेट को हम डेट ऑफ बर्थ का प्रमाण मानते थे। तो 18 साल की उम्र में या 16 साल की उम्र में पहली बार 10वीं उसने पास करी, फिर 30 साल का हुआ तो उसने कहा फिर से थोड़ी उम्र छोटी करवानी है, तो फिर से एक 10th का एग्जाम दे दिया। फिर 12th का एग्जाम भी उसने 2 बार दिया। एक बार आर्ट्स से पढ़ा, फिर बोला यार मुझे डॉक्टर बनना है, तो फिर साइंस से किया, फिर उसने 12th हो गया। फिर अपने ही बनाए पूरे मैकेनिज्म से उसने मेडिकल एग्जाम क्रैक किया, और दरभंगा मेडिकल कॉलेज उस समय और अभी भी प्रतिष्ठित एक मेडिकल कॉलेज है बिहार का, वहाँ एडमिशन लिया और फिर 6 साल में पास भी कर गया, तो डॉक्टर बन गया वो रंजीत डॉन। तो बहुत इंटरेस्टिंग उसकी स्टोरी, और कहा जाता है कि उसके लिंक्स ऑलमोस्ट हर किसी से थे पूरे गवर्नमेंट में, और उसने बाद में एलेज किया कि बहुत सारे लोग मुझे इसलिए उन्होंने पकड़वाया क्योंकि मैं चुनाव लड़ना चाहता था, एंड सो ऑन। उसकी शादी की भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। उसने शादी की जिस लड़की से, फिर उसको चुनाव लड़वाया, जेल गया। तो बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है वो, इनफैक्ट। बुक में पढ़ सकते हैं लोग। आखिरी में मैं ये पूछना चाहूँगा कि बहुत सारा क्रिटिसिज्म होता है लालू राज का, और इतना जंगल राज बोला जाता है, क्राइम है, करप्शन था, हर चीज़ था, जो बहुत ही भयावह स्थिति क्रिएट किया बिहार के लिए। लेकिन एक आदमी 90 में बन के आया, फिर बाद में 14 साल तक वो चीफ मिनिस्टर या उसकी वाइफ चीफ मिनिस्टर रही, राज किया। अब वो डेमोक्रेटिक तरीके से भी चुन के आए, तो कुछ तो अच्छा किया होगा कि एक पर्टिकुलर सेक्शन 25-30% लोगों के लिए उन्होंने एक वोट बैंक बनाया अपना। तो वो क्या कुछ अच्छे काम थे जिसकी वजह से लोगों ने मतलब बार बार उनको वोट भी किया और 14 साल तक उनको पावर में भी रखा? जी, बहुत अच्छा सवाल है। तो लालू एक बहुत ही
वैसे वर्ग से आते थे, परिवार से आते थे जो बिल्कुल भी संपन्न नहीं था। और आप उनकी शुरुआत भी देखेंगे जेपी आंदोलन से लेके वो नेता प्रतिपक्ष बने बिहार विधानसभा में, फिर मुख्यमंत्री बने। तो बहुत ही एक सिंपल सा व्यक्ति या लड़का, और बहुत ही मॉडेस्ट मीन से आया हुआ, तो लोग कनेक्ट कर पाते थे उस व्यक्ति से। उनके भाषणों का भाई आप देखेंगे तो बहुत एकदम देसी लहजे में, देसी लैंग्वेज में भाषण, तो लोग बहुत कनेक्ट करते थे उससे। और शुरुआत में जब लालू मुख्यमंत्री भी बने तो आप देखेंगे उनके बड़े इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स और तरीके काम करने के। वो जहाँ वेटरनरी कॉलेज के सर्वेंट क्वार्टर्स में रहते थे अपने चाचा के साथ, वहीं से वो सीएम ऑफिस जाने लगे, है ना। कहीं भी सड़क पे रुक जाएं, बरगद पेड़ के नीचे बैठ जाएं, वहीं पे अपनी पंचायत लगा दें, समस्याएं सुनने लगे। दलित बस्तियों में चल जाएं, बच्चों को नहलाने लगे पानी का टैंकर लेके। पटना के बोरिंग रोड चौराहे पे खड़े हो जाएं और खुद से ट्रैफिक मैनेज करने लगे। तो एक बहुत जमीन से जुड़े नेता का प्रतिबिंब दिखता था लालू में। बट ये सारे तो थिएट्रिक्स है ना, ये हम अभी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन उस समय जब पब्लिक को दिख रहा था उसे एक बहुत पॉपुलर नेता दिख रहा था। और फिर जैसे ब्यूरोक्रेट्स को झाड़ दिया सबके सामने खड़ा करके, क्या कर रहे हो तुम, ट्रांसफर कर दिया, ये कर दिया। लोगों को लगा कि यार ये बंदा अपना है, राइट। तो मेरे ख्याल से वो एक कनेक्शन सबसे पहले बना। दूसरा, जो वोट बैंक बनाने में उन्होंने बहुत आई विल से ही इज अ वेरी स्किलफुल पॉलिटिशियन, वेरी स्किल। लालू को रियलाइज हुआ कि मैं अपना वोट बैंक तभी बना सकता हूं जब देयर इज अ डिविजन ऑफ वोट्स। डिवीजन वोट्स फॉरवर्ड बैकवर्ड का जब होगा, तो मंडल कमीशन में उनको एक अपॉर्चुनिटी वो दिखी। और जब वो प्रोटेस्ट हुए तो वो एक बैकवर्ड्स के नेता के तौर पे उभरे, और उन्होंने कहा कि बिहार में तो हम इसे लागू करके रहेंगे। इनफैक्ट बिहार में वो लॉ लेके आए कि जिस डिपार्टमेंट में भी अगर वो रिजर्वेशन के लॉज को ब्रीच किया जाएगा तो दैट विल बी पनिशेबल बाय लॉ, राइट। वैकेंसीज को भरने में उन्होंने इस चीज़ को बहुत यूज़ किया कि अगर कैंडिडेट्स नहीं है तो नहीं है, हम फॉरवर्ड कास्ट के कैंडिडेट्स उसमें नहीं डालेंगे। तो एक प्रकार से वो बैकवर्ड कंसोलिडेशन कर पाए अपना। उसमें स्पेसिफिकली आप देखेंगे मुस्लिम यादव्स का और फिर टुकड़े टुकड़े थोड़े अदर कास्ट का। तो वो सफिशिएंट था क्योंकि एक फ्रैगमेंटेड सोसाइटी था बिहार, मल्टीपल पार्टीज थी, तो चुनाव जीतने के लिए काफ़ी था, तो वो कर पाए। दूसरा मेरे ख्याल से एक प्रकार से थिएट्रिक्स बोलिए आप जो भी बोलिए, लालू को लोग मानने लगे कि यार ये आया है बंदा और पहली बार जो प्रभुत्व वाली जातियां थी उसको चैलेंज कर रहा है, एंड दे लाइक्ड वाचिंग दैट। उसको अपना समर्थन दिया। उन्हें दिख रहा था कि मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन उसे लग रहा था कि अपना बंदा चैलेंज कर रहा है जो प्रभुत्व वाली जातियां हैं उनको, तो लेट्स सपोर्ट हिम, राइट। तो एक बहुत ही फेमस फ्रेज है बिहार में कि लालू ने कुछ और नहीं दिया लोगों को, लेकिन आवाज दी। आप हम इसको कंटेस्ट कर सकते हैं अदारत मीत, लेकिन बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि लालू ने हमें आवाज दी, तो उस आवाज के लिए वोट दे रहे थे उसे, राइट। हाइंडसाइट में हमें दिखता है, आप जो भी एनालिसिस हम और आप कर रहे हैं हाइंडसाइट में कर रहे हैं, उसमें लोगों को उस समय नहीं दिख रहा था कि यार आवाज मिल रही है लेकिन सड़क नहीं मिल रही है, पानी बिजली नहीं मिल रही है। मुझे उस समय रियलाइज नहीं हो रहा था कि हमारी इकोनॉमी पीछे जा रही है, बिहार पिछड़ रहा है, जीडीपी और पर कैपिटा इनकम किसी को नहीं सूझता। उस समय इज्जत की लड़ाई में आज मुझे आवाज मिल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मेरे ख्याल से इस कारण लोग बहुत वर्षों तक उनके पीछे रैली करते रहे, और जब ये रियलाइज होना स्टार्ट किया तो देखिए आप लोग हटे भी फिर। तब उन्हें लगा कि नहीं ये ज्यादा थिएट्रिक्स था, इसमें सब्सटेंस कम है, बस बोल वचन है। और खासकर नॉन यादव जो बैकवर्ड्स थे, करेक्ट, उनको ज्यादा फील एग्जैक्टली, क्योंकि उनको कुछ रेटोरिक के अलावा कुछ मिला नहीं। करेक्ट। तो शुरू में सारे बैकवर्ड्स इनफैक्ट दलित्स थे, उनको लगा कि ये हमारा नेता है, लेकिन आप धीरे धीरे देखेंगे उनको दिखने लगा कि दलितों की हालत में कोई अंतर नहीं आया, राइट। बैकवर्ड्स में भी देखेंगे कि बाकी जो बैकवर्ड्स थे, स्पेसिफिकली जो स्ट्रॉन्गर बैकवर्ड्स थे, जो कुर्मीज और कोयरीज बोलते हैं, राइट, उनको दिखा यार ये सरकार हमारी नहीं, हम लोग साथ में तो थे लेकिन हमारी है नहीं, तो वो भी फिर स्प्लिट हो गए। आप देखिए 94 में समता पार्टी का गठन हुआ, नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस अलग हुए, और कुर्मीज उसके बाद से लार्जली उनके साथ रहे, राइट। तो जैसे जैसे लोगों को रियलाइज होने लगा कि ये जो रेटोरिक्स है ये क्लास बेस्ड नहीं है, ये कास्ट बेस्ड है। आप क्लास के लिए अगर बात करते हैं हैव्स वर्सेस हैव नॉट्स की, तो जायज होता, कास्ट बेस्ड, और कास्ट में भी बहुत स्पेसिफिक कास्ट के लिए। तो वहां से फिर लोग वहां से छिटकना स्टार्ट हुए। ये बोला जाता है कि बिहार में कास्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है पॉलिटिक्स में, बट मुझे लगता है कि 2010 का एक एग्जाम्पल जो है वो सबको देना चाहिए बिहार से जो भी है, और वो डिस्कोर्स में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2005 से 2010 में जिस तरीके से सरकार चलाई नीतीश कुमार ने, वो उसका जो रिज़ल्ट है
जो लोग कहते हैं कि सिर्फ कास्ट पे वोट होता है, 206 सीट 243 में से, राइट, 206 सीट जीतना, और 22 सीट पे आरजेडी RJD सिमट के रह गई थी। तो वो एक डेवलपमेंट के लिए वोट था, अक्रॉस कास्ट, अक्रॉस रीजन्स, अक्रॉस एवरीथिंग। करेक्ट। तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स के फिर से बिहार जो है पॉलिटिक्स की चपेट में आ गया। बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स वहाँ पे होती है, सब कोई चाणक्य है वहाँ पे, तो उसके ही शिकार बन चुके हैं। और उसी के कारण फिर देखिए जो इधर उधर पलटी मारी नीतीश कुमार ने, उसकी वजह से जो 5 साल का जो अच्छा पीरियड था, जिसकी वजह से इतना बड़ा मैंडेट मिला था, वो कभी दोबारा वापस रिपीट नहीं हो पाया, क्योंकि उस तरीके का गवर्नेंस दोबारा नहीं हो पाया। तो ये एक मतलब कह सकते हैं कि दुर्भाग्य है बिहार का और उसके बीमार होने का, और वो ठीक नहीं हो पा रहा है। उसका भी एक बहुत बड़ा कारण ये है कि उसके जो नेता हैं उन्होंने मतलब फेल किया है, और नीतीश कुमार से जो उम्मीद थी वो भी उतना नहीं कर पाए। तो ये है, बट थैंक यू सर, आप आए और आपसे बात की। आपकी पुस्तक मैं दिखा देता हूँ, ब्रोकन प्रोमिसेस, जो सब लोगों को पढ़नी चाहिए। बहुत अच्छा रिसर्चर, बहुत बेबाकी से आपने इन सब चीज़ों को हाईलाइट किया है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर।